हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में। तो ये चैप्टर हिस्ट्री का 5 चैप्टर है और मेडिवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अभी तक हमने 4 चैप्टर एंशियंट हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। वो बुक कंप्लीट हो गई है, आज सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है। नाम से ही पता चल रहा है ट्रैवलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, उन्होंने क्या देखा, जो अपने आँखों देखा, अपने अकाउंट्स में लिखा है, उसी को स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है, उस टाइम पे इंडिया कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ट्रैवलर्स जो है वो मेन भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती है। अब ट्रैवलर्स का काम क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो काम उनको चाहिए इसलिए ट्रैवल कर रहे हो, या फिर उनके यहाँ पे कोई आपदा आ गई है इसलिए उनको अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है, या फिर वो मर्चेंट है, ट्रेडर है, या फिर वो सोल्जर है, या फिर वो बस ऐसे ही दूसरी जगह जाके नई नई चीज़ों को, नए नए लैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि दूसरे कंट्री में या दूसरी जगह पे क्या क्या नई चीज़ें हैं, तो भी वो ट्रैवल करते हैं। अब जब वो ट्रैवल करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब वो नए नए लैंड्स पे जाते हैं, कोई बाहर का आदमी है वो इंडिया में आएगा तो क्या है, उसको चीज़ें बहुत यूनिक लगेंगी, कल्चर बहुत अलग लगेगा, लैंग्वेज बहुत अलग लगेगी, रिलीजन की चीज़ें, यहाँ की नॉर्मल प्रैक्टिसेस, यहाँ के रूटीन, बहुत सारी चीज़ें अलग लगेंगी। तो जब ट्रैवलर्स एक से दूसरी जगह जाते थे तो उनको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते थे। कुछ ऐसे ट्रैवलर्स होते थे जो इन्हीं डिफरेंसेस को अडेप्ट करने की कोशिश करते थे, उसमें घुलने मिलने की कोशिश करते थे, उसे एक तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। वहीं कुछ ट्रैवलर्स ऐसे होते थे जिनको ये डिफरेंसेस बहुत अलग लगती थी, यूनिक लगती थी, रिमार्केबल लगती थी। तो जब वो लिखते थे ना कि उनको क्या क्या अलग लगा, तो उसमें उसको मेंशन कर देते थे कि अच्छा, यहाँ पर तो ये चीज़ें भी है, ये तो बहुत यूनिक है या बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा तो होना चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मार्क करते हुए चलते हैं। अब हमें ये तो पता है कि मेन ने भी ट्रैवल किया है, विमेन ने भी ट्रैवल किया है किसी ना किसी रीज़न को लेकर, लेकिन हमारे पास कोई भी ट्रैवल वाला अकाउंट नहीं है विमेन का। हमें पता तो है कि उन्होंने ट्रैवल किया है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिससे हमें पता चले कि विमेन का ये अकाउंट है, किसी फीमेल ने ये लिखा है कि ट्रैवलिंग में उन्होंने क्या यूनिक या रिमार्केबल देखा। अब जब ये लोग ट्रैवल करते थे, अकाउंट्स लिखते थे, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने मिलकर एक ही चीज़ लिख दी, ऐसा नहीं है। हर अकाउंट जो है, हर जो बुक वो लिख रहे हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर है। कोई इंडिया आया और उसने देखा कि यहाँ के राज दरबार का काम कैसे चलता है, राजा के यहाँ न्याय का सिस्टम क्या है, तो उसने अफेयर्स ऑफ कोर्ट के बारे में लिखा। कोई आया तो उसको रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी तो उसने रिलीजियस इश्यूज़ पे लिखा। कोई और आया, उसको यहाँ पर आर्किटेक्चरल फीचर या मॉन्यूमेंट्स बहुत अच्छे लगे, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है या कोई सिटी है या जो नॉर्मल तरीके से घर बनाए गए हैं, वही चीज़ उसे बहुत अलग लगी तो उसने क्या किया, आर्किटेक्चरल फीचर्स और मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक डिप्लोमेट था, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये पर्शिया के हेरत से आया था और इसने क्या किया, ये विजयनगर गया 15th सेंचुरी में और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे वो राज्य बना, कैसे उसमें अलग अलग सिटी में अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, कैसे उनकी अच्छी प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसी टाइप से उसने जो अकाउंट्स लिखे, ये हमें उसके अकाउंट से ही तो पता चलते हैं कि उसने क्या लिखा, और हमें इससे आइडिया भी मिलता है कि विजयनगर कैसा था। तो ये सारी चीज़ें वो अपने अकाउंट्स में लिखा करते थे। ये किसके अंदर आया, आर्किटेक्चरल फीचर एंड मॉन्यूमेंट के अंदर आया, जो कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने लिखा था विजयनगर के बारे में। ऐसा नहीं है कि हर बारी जो ट्रैवलर्स होते थे वो अपना एरिया छोड़ के, अपना जो कंट्री है उसको छोड़ के दूसरे कंट्री में ही ट्रैवल करते थे और बस हम उनके अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
कई बारी क्या होता था कि कुछ लोग अपने ही एरिया में घूमते थे और उसी की चीज़ों के बारे में लिखते थे, उनके अकाउंट्स भी हम पढ़ते हैं। जैसे हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मुग़ल अम्पायर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या जो ऑफिसर्स थे वो अपने ही एरिया में घूमते थे और नॉर्मल चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे कि क्या चल रहा है। कई बारी रिलीजियस चीज़ों को भी देखते थे कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कौन से प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या बिलीव्स है, लोगों की रूटीन क्या है, वो लोग भी लिखते थे। और वो लोग ने जो कुछ ऑब्जर्व किया जब वो लिखा करते थे तो उसे भी पढ़ा जाता था। उन अकाउंट्स को भी पढ़ के हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा यहाँ पर इस सिटी में कैसी लोगों की सोच थी या लोग क्या मानते थे, लोगों के दिल में क्या थॉट्स थे, ये हम उस चीज़ को पढ़कर भी पता लगाते हैं। लेकिन जब हम इस किताब में पढ़ेंगे तो हम सारे अकाउंट्स को तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए हम 3 अकाउंट्स को पढ़ेंगे। पहला तो अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे जो उज़्बेकिस्तान से थे 11वीं सेंचुरी में। दूसरा पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, मोरक्को से थे 14वीं सेंचुरी में। और तीसरा पढ़ेंगे फ्रांकोइस बर्नियर जो कि फ्रांस से थे 17वीं सेंचुरी में। इन 3 के अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जब ये इंडिया आए तो इन्होंने क्या क्या लिखा और फिर उससे हमें क्या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ उस टाइम पे इंडिया कैसा था, क्या चल रहा था इंडिया में, या इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इनको बहुत यूनिक लगी, बहुत अलग लगी, बहुत ही रिमार्केबल लगी। अच्छा, अब जब हम 3 लोगों के अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्या कारण है कि ये लोग बाहर से आए तो इनके अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं? इंडिया के अपने लोग भी तो होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपने लोग भी लिखते थे अकाउंट। तो इंडिया के जब अपने लोग अकाउंट लिख रहे हैं तो हम इन 3 के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? डिफरेंस क्या है कि अपने लोगों ने लिखा तो उसके बारे में नहीं पढ़ रहे और बाहर ने जो लिखा, बाहर के लोगों ने जो लिखा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस तो बहुत सिंपल सा है। जो इंडिया के अपने अंदर राइटर्स हैं उनके लिए जो हमारे रूटीन होंगे उस टाइम पे बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए तो हमारा रूटीन भी बहुत अलग है। तो उन्होंने एक बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ को भी वहाँ पे क्या किया, अपने अकाउंट में लिखा है, इसलिए हमको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप दिन में रोटी भी खाते हो, चावल भी खाते हो, तो आपके लिए नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर कोई विदेश से उठ के आ जाए और आपको देखे कि आप एक बारी चावल खाते हो, एक बारी रोटी खाते हो, उसके साथ में 2 वैरायटी की सब्जी भी है, तो उसको तो ये चीज़ यूनिक लगेगी ना। वो तो 4 लोगों को बताएगा कि अच्छा यहाँ पर तो ये लोग ऐसे खाते हैं या इनका खाना ऐसा है। तो हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन उनके लिए क्या बहुत यूनिक हो जाती है। तो जब 15, 16 या 17 या 11वीं सेंचुरी में क्या चल रहा था हमें तो नहीं पता, हमें कैसे पता होगा कि उसका रूटीन क्या था। लेकिन जब हम इनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें इनकी किताबों से ये भी पता चल जाता है कि लोगों का नॉर्मल रूटीन क्या था या नॉर्मल चीज़ें जो प्रैक्टिस की जा रही थी, जो कि हमारे इंडिजीनियस राइटर ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली। उनके लिए तो सिंपल रूटीन हो गया, लेकिन अदर ऑथर्स ने उसको लिखा है। तो अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अदर ऑथर्स की जो कि बाहर से इंडिया में आए उनकी किताबों को, उनके अकाउंट्स को पढ़ते हैं। तो अब अल बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं और किताबुल हिंद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो अल बिरूनी है इनका जन्म हुआ था 973 में, और कहाँ पे हुआ था, ख्वारिज़्म में हुआ था। ये ख्वारिज़्म कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है। ख्वारिज़्म जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का, यानी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। और सीधी सी बात है, जब उनका जन्म ही वहाँ पे हुआ था तो उनको बहुत अच्छी एजुकेशन, अपने टाइम की बहुत ही बेस्ट एजुकेशन मिली थी। और उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, सीरिक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, ये 5 लैंग्वेज दी गई है जो उनको आती थी। और ये आपको पता होना चाहिए कि उनको कौन सी 5 लैंग्वेज आती थी। उनको ना ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन ग्रीक में जो ऑथर्स थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो काम किए थे, स्पेशली प्लेटो के जो काम थे, जो बुक्स थे, वो उन्होंने पढ़े थे। वो कैसे, देखो ग्रीक में जो लिखा गया था उसका अरेबिक ट्रांसलेशन किया गया था, अरेबिक में उसको ट्रांसलेट करके भी लिखा गया था। तो वो अरेबिक ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा था क्योंकि उनको अरेबिक आती थी, इसलिए वो ग्रीक फिलोसफर के काम से भी क्या थे, अवेयर थे, उसको भी पढ़ चुके थे एक बारी।
अब क्या होता है कि 1017 में सुल्तान महमूद जो होता है ना, वो ख्वारिज़्म को इन्वेड कर देता है और वहाँ से क्या करता है, कुछ लोगों को, पोएट्स को, स्कॉलर्स को बंदी बना के अपने साथ लेके चला जाता है। कहाँ पर? अपने कैपिटल गजनी में। अब उसी होस्टेज में, उसी बंदी में जो है अल बिरूनी भी थे। अब सीधी सी बात है, कोई बंदी बनाकर उनको अपने साथ में लेके गया तो उनको वो शहर तो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो गजनी जो कैपिटल थी वो शहर उनको बहुत अच्छा लगने लगा। और बाद में क्या हुआ कि उन्हें इतना अच्छा शहर लगने लगा कि बाद में अपने लाइफ का बहुत लंबा टाइम जो है वो उन्होंने इसी शहर में बिताया, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। 70 ईयर की एज में जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब यहीं पर आकर उनका इंटरेस्ट भारत में जगता है। वो कैसे? देखो, सुल्तान महमूद का ये जो गजनविद एम्पायर है, इसका पार्ट जो है इंडिया का पंजाब भी बन जाता है। पंजाब का कुछ हिस्सा भी जो है गजनी के अंदर आ जाता है। तो अब क्या होता है कि जब एक ही एम्पायर के अंदर कुछ हिस्से आ गए हमारे देश के, कुछ बाहर के देश के, तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या था, अल बिरूनी को तो बंदी बना कर लाए थे, तो उनका इंटरेस्ट जाग गया। उन्होंने पहले से संस्कृत वर्क, जो हमारे संस्कृत में लिखी हुई चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, इन सब के बारे में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? तो देखो, 8th सेंचुरी से ये सारी चीज़ें अरेबिक ट्रांसलेशंस में लिखी जा चुकी थी और इनको और भी चीज़ों को ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, तो उनका इंटरेस्ट जाग गया। और पंजाब भी जब हिस्सा बन गया तो क्या हुआ, लोकल पॉपुलेशन से कांटेक्ट होने लगे, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का एनवायरनमेंट बन गया और इसी तरह माना जाता है कि वो पंजाब में आए और उन्होंने अपना जो बहुत लंबा टाइम है वो संस्कृत स्कॉलर्स के साथ, यहाँ के प्रीस्ट जो है, पंडित हैं, उनके साथ में बिताया और संस्कृत की को पढ़ने की कोशिश की। हमारे जो फिलोसफिकल टेस्ट है या जो उस टाइम पे लॉ बनाए गए या वर्ण सिस्टम, ये हर एक चीज़ को उन्होंने पढ़कर समझने की कोशिश की कि क्या लिखा है, कैसे सिस्टम बना, क्यों बना, क्या रीज़न थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी है और पढ़कर समझने की कोशिश की है। हमें वैसे तो नहीं पता कि उन्होंने कितना या कितनी दूर तक या किस किस चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में तो नहीं पता कि क्या क्या लिखा है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो ट्रैवल लिटरेचर लिखते थे और ट्रैवल लिटरेचर अरेबिक लिटरेचर में एक ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर्म था, लोग उसको पढ़ा करते थे। तो हो सकता है कि 1500 से पहले इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अल बिरूनी के बारे में नहीं पढ़ा होगा, उनके अकाउंट्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग अल बिरूनी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है। हम मानते हैं कि लगभग नॉर्थ इंडिया में उन्होंने और पंजाब में तो ट्रैवल किया ही किया है। उनकी जो किताब है ट्रैवल वाली, वो सहारा डेजर्ट जो वेस्ट में है वहाँ से लेकर नॉर्थ के रिवर वोल्गा तक बहुत सारी चीज़ें बताती है। जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है उसके बारे में बहुत बहुत अलग चीज़ें बताती है। जो उन्होंने देखा होगा वही उन्होंने लिखा है। तो अब जो उन्होंने देखा था उन्होंने वही लिखा था। और इंडिया में जब आए, इंडिया की चीज़ों को जो लिखा, तो उस अकाउंट को उन्होंने क्या बोला, उस अकाउंट को उन्होंने बोला द किताब उल हिंद। द किताब उल हिंद उन्होंने इंडिया पर ही लिखी थी। इंडिया में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी उस पर लिखी और किस लैंग्वेज में लिखी, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी। ये जो उनका किताब था, अकाउंट था, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, वॉल्यूमिनस टेक्स्ट था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी तो भारी भरकम तो होगा ही, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। लगभग 80 चैप्टर्स थे और अलग अलग सब्जेक्ट पे थे। हर एक चीज़ इन्होंने मेंशन की थी, चाहे रिलीजन के बारे में हो, फेस्टिवल के बारे में हो, लोगों के सोशल लाइफ के बारे में हो, वेट हो, साइंस हो, हर एक चीज़ जो यहाँ पर उन्होंने देखी वो सब कुछ उन्होंने मेंशन किया। तो 80 चैप्टर्स में ये जो किताब है वो बटी हुई थी। और सबसे यूनिक बात क्या थी अल बिरूनी की, कि उनका जो लिखने का स्टाइल था, जो लिखने का स्ट्रक्चर था, वो बहुत अलग था। कैसा स्ट्रक्चर था? बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर था। वो क्या करते थे, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछते थे, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देते थे और कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन में क्या हुआ, सांस्कृतिक ट्रेडिशन में इस चीज़ के बारे में क्या आंसर दिए गए हैं या क्या लिखा गया है, क्या रूल है, और लास्ट में क्या कैसे कंक्लूड करते थे कि वो अदर ट्रेडिशन के साथ में एक कंपैरिजन करते हुए अपनी चीज़ों को कंक्लूड करते थे। तो ये क्या था, जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर था, कि जैसे मैथ्स वगैरह में जनरली क्या होता है, क्वेश्चन फिर सोल्यूशन, तो कुछ इसी तरीके से उन्होंने
अपनी किताब को लिखा था कि पहले क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसका सोल्यूशन दे दिया, लास्ट में कंक्लूजन भी दे दिया। तो ये बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर था और वो अपनी प्रिसीजन, प्रिडिक्टेबिलिटी और मैथमेटिकल ओरिएंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था कि जिस तरीके से उन्होंने किताब लिखी है, जिस तरीके से एकदम टू द पॉइंट चीज़ें लिखी है, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं लिखी, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन है कि क्वेश्चन फिर डिस्क्रिप्शन फिर कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें बहुत यूनिक थी उनके स्टाइल के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि हर बारी उन्होंने यही स्ट्रक्चर अपनाया, ज़्यादातर वो ऐसे स्ट्रक्चर में लिखा करते थे और ज़्यादातर जो उन्होंने लिखा है किताबुल हिंद में वो इसी स्ट्रक्चर पर लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बारी उसी स्ट्रक्चर पर लिखते थे। और जो उन्होंने अपनी किताब लिखी ना, वो किसके लिए लिखी, स्पेशली वो अरेबिक में लिखी थी और वो जो फ्रंटियर्स थे हमारे सब कंटिनेंट यानी कि इंडिया के लोगों के लिए, जो फ्रंटियर्स के जो लोग थे उनके लिए लिखी थी। देखो संस्कृत में जो भी काम हुए और उनको जो अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया संस्कृत की लिखी हुई चीज़ों को, पाली को और भी अदर लैंग्वेजेस को, वो सब जानते थे कि अरेबिक में इसका ट्रांसलेशन हुआ है, पर वो क्या चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी या ऐसी चीज़ों पर जब संस्कृत या पाली की चीज़ों को अरेबिक में लिखा गया तो वो चाहते थे कि वो तरीका सही नहीं था और अच्छे से ट्रांसलेट करके अरेबिक में लिखना चाहिए, वो इसको लेकर भी इम्प्रूवमेंट चाहते थे। अब दूसरे जो हमारे ट्रैवलर थे उनका नाम है इब्न बतूता और इनकी किताब का नाम है रीला। इब्न बतूता के लिए आप ये याद रखना कि उनको ग्लोब ट्रोटर भी बहुत बोला जाता है, तो आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि ग्लोब ट्रोटर कौन थे या आप उनके बारे में बताओ, तो और कोई नहीं, इब्न बतूता को ही ग्लोब ट्रोटर कहा जाता है, क्योंकि इनको घूमना बहुत पसंद था, ट्रैवल करना बहुत पसंद था और ये अलग अलग जगह पे घूमते रहते थे, इसलिए इनको बोला जाता था कि ग्लोब ट्रोटर मतलब लगभग पूरी दुनिया में अलग अलग जगह घूमने वाला, जिसको घूमना बहुत पसंद है, ऐसे विश्व यात्री एक तरीके से उनको कहा जा रहा है। तो ये जो इब्न बतूता थे, इनकी जो किताब है रीला, ये अरेबिक लैंग्वेज में है। किताबुल हिंद भी अरेबिक लैंग्वेज में है और ये रीला भी अरेबिक लैंग्वेज में है। और इसमें क्या किया है, उन्होंने इंडिया के सोशल कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। 14वीं सेंचुरी में ये किताब आई थी और वो इंडिया आए थे और उन्होंने चीज़ों को लिखा था, बताया था कि यहाँ पे कैसे चीज़ें हैं, कैसे उन्होंने अलग अलग चीज़ें डिस्कवर की, एक्सप्लोर की, क्या उन्होंने इंडिया में अलग देखा, ये सब उन्होंने 14वीं सेंचुरी में ही लिखा है। उनकी किताब जो है अकाउंट है। उनका जन्म हुआ था तंजियर में और वो जिस फैमिली में जिन उनका जन्म हुआ था वो सबसे अच्छी एजुकेटेड या रिस्पेक्टेड फैमिलीज़ में से एक थी। अब देखो उनकी फैमिली को किस लिए जाना जाता था, क्योंकि बहुत एजुकेटेड फैमिली थी, उनकी फैमिली की एक्सपर्टीज़ थी शरिया लॉ में, तो इस वजह से उनकी फैमिली को बहुत एजुकेटेड माना जाता था। और सीधी सी बात है कि उनको भी बहुत अच्छे अपने टाइम की एजुकेशन मिली होगी, बहुत यंग एज में उनको अच्छी एजुकेशन मिली। लेकिन इब्न बतूता एक चीज़ बहुत मानते थे, उनका मानना था कि ट्रैवल कर कर जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है, जो नॉलेज मिलती है, वो हमको बुक से नहीं मिल सकती, वो नॉलेज प्रैक्टिकल है। अगर हम कहीं घूम रहे हैं तो मुझे जो नॉलेज मिल रही है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो जो एक्सपीरियंस है वो नॉलेज मुझे बुक से नहीं मिल सकती, इसलिए ट्रैवलिंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही वो क्या करते हैं, इंडिया में आने का मन बनाते हैं 1332-33 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया से पहले आने से पहले वो कहीं घूमे नहीं, वो बहुत जगह घूमे। वो मक्का गए, सीरिया गए, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स थे ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर भी गए, तो कितना वो घूमे। उसके बाद में क्या होता है कि सिंध वो आते हैं 1333 में और उन्होंने ना बहुत सुना था किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, उनके बारे में बहुत सुना था। उन्होंने क्या सुना था, देखो इब्न बतूता ने सुना था कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, दिल्ली के सुल्तान हैं, इनको आर्ट से बहुत प्रेम है, स्कॉलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये स्कॉलर्स की रक्षा करते हैं, उनको अच्छा पोजीशन देते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। तो जब उन्होंने इतना सुना था तो यही सुनकर वो इंडिया में आए थे और जब इब्न बतूता इंडिया में आए तो उनके स्कॉलर से, उनके एक्सपीरियंस से, इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा खुश हो गए दिल्ली के सुल्तान कि उनको क्या किया, काजी बना
दिया, जज बना दिया दिल्ली का। तो दिल्ली के जज के तौर पर इब्न बतूता ने काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि राजा और इब्न बतूता के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस वजह से इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो शॉर्ट आउट हो जाती है, जो उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर हो जाती है और फिर से उनको सर्विस में ले आते हैं। अब इब्न बतूता को कहते हैं सुल्तान कि देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम जाओ मंगोल रूलर के पास चाइना में मेरे एनवॉय बनकर, सुल्तान के एनवॉय बनकर, मेरे एनवॉय बनकर कहाँ जाओ, चाइना जाओ। एनवॉय मतलब कि क्या, एक तरीके से राजदूत बनकर जाओ और मेरा ये जो मैसेज है ना वो वहाँ पर मंगोल रूलर को देना। अब इनको घूमना इतना पसंद था कि ये सीधा सीधा चाइना नहीं जाते, ये बहुत सी जगह घूमते हैं। पहले जाते हैं मालाबार कोस्ट, फिर सेंट्रल एशिया के थ्रू मालाबार कोस्ट से जाते हैं मालदीव, फिर मालदीव में भी 18 महीने के लिए रहते हैं, वहाँ पर भी काजी यानी जज का काम करते हैं। फिर वहाँ से जाते हैं श्रीलंका, फिर मालाबार कोस्ट, फिर मालदीव्स, फिर बंगाल असम भी जाते हैं और उसके बाद चाइना जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना भी कैसे जाते हैं कि सुमत्रा से ये शिप लेते हैं, फिर वहाँ से चाइनीज़ पोर्ट टाउन जो है जैतून, वहाँ के लिए शिप लेते हैं और फिर ये जाकर चाइना पहुँचते हैं। और चाइना में भी लगभग ये बीजिंग तक गए हैं, उससे आगे नहीं जाते क्योंकि इनको लगता है 1347 में कि अब इनको अपने घर लौट जाना चाहिए। तो इतना इनको घूमना पसंद था कि ये अलग अलग जगह गए थे। इनका जो अकाउंट है ना वो मार्को पोलो, एक अनदर ट्रैवलर थे जो कि लेट 13th सेंचुरी में लगभग माना जाता है कि इंडिया चाइना ये सारे एरिया घूमे थे और उनका जो होम था वो वेनाइस था। तो वो उनके जो अकाउंट्स है मार्को पोलो से कंपेयर किए जाते हैं, तुलना की जाती है कि इब्न बतूता के अकाउंट्स तो मार्को पोलो जैसे हैं या उन्होंने भी वो चीज़ें लिखी है, इस तरीके से तुलना की जाती है। अब ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखना कि जब इब्न बतूता जगह जगह ट्रैवल कर रहे थे तो वो 14th सेंचुरी थी, ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता और वो जिस टाइम में ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कहीं चोरी डकैती तो ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल था और उन्हीं के ऑब्जर्वेशन से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। जैसे मुल्तान से दिल्ली आने में 40 डेज़ लगते हैं, सिंध से दिल्ली जाने में 50 डेज़ लगते थे और दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 डेज़ लगते थे। लेकिन वही ग्वालियर से दिल्ली जा रहे हो तो सिर्फ 10 दिन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इब्न बतूता के अकाउंट से, उनके एक्सपीरियंस से जानने को मिलती है। ट्रैवलिंग करना बहुत ही इनसिक्योर था, कई बारी जो है हमला हो जाता था, इसलिए इब्न बतूता या उनके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे वो साथ में ग्रुप में ट्रैवल करना, कारवां में ट्रैवल करना बहुत पसंद करते थे कि चलो हम साथ में रहेंगे तो हो सकता है कि कोई हम पे हमला ना करे और हिम्मत भी रहेगी। तो वो जब ट्रैवल करते थे साथ में तो भी उन पे हमले हो जाते थे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब वो मुल्तान से दिल्ली आ रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ चोरों ने उन पर अटैक कर दिया हाईवे पर, और इतना बड़ा वो अटैक था कि कुछ जो लोग थे इब्न बतूता के साथ उनकी तो जान चली गई और जो जिंदा बच गए और जो इब्न बतूता थे ये सारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना हज़ार्डियस था उस टाइम पे ट्रैवल करना। अब जब वो सारी चीज़ों को ट्रैवल करके लास्ट में अपने घर पहुंचते हैं तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि ये तो जगह जगह घूम कर आए हैं, इसलिए जब वहाँ पर जो लोकल रूलर होता है वो जब देखता है कि इब्न बतूता लौट कर आए हैं तो वो इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उन्होंने जो कुछ भी अलग अलग जगह पे लिखा है वो सारी चीज़ों को स्टोरीज़ के रूप में रिकॉर्ड करो ताकि लोग भी जो है उसे जान सके। लोगों की जो क्यूरियोसिटी थी कि क्या हुआ वो सारी चीज़ें लोगों को कैसे पता चली, इब्न बतूता के रीला अकाउंट से पता चली कि लोकल रूलर ने कहा कि इनकी जो स्टोरीज़ है उनको रिकॉर्ड किया जाए, उनको संभाल के रखा जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे दूसरे चैनल अभ्यास को, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।